यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट अवेटेड लेक्चर, दैट इज द रिवीजन लेक्चर फॉर द मे एंड नवंबर 2020 एग्जाम। मे नवंबर 2020 एग्जाम के लिए मैं अमेंडमेंट लेक्चर आपको सेपरेटली देने वाला हूं, लेकिन रिवीजन लेक्चर है वो अपन आज चालू कर रहे हैं। अमेंडमेंट लेक्चर की भी आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। तो सबसे पहले रिवीजन लेक्चर हम डाल रहे हैं। सबसे पहला रिवीजन लेक्चर दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। तो सबसे पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्वेश्चन ही आती है, छोटू सा टॉपिक है इंटरमीडिएट के लिए, एंड फाइनल वाले भी इस लेक्चर को यूज कर सकते हैं, बिकॉज फाइनल में भी आपका हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ पार्ट है वो पूछा जा सकता है। और इस बार इस टॉपिक में अमेंडमेंट है तो पूरा ध्यान से रिवाइज करना करके, ठीक है। चलो, सबसे पहली चार्जिंग सेक्शन, और चार्जिंग सेक्शन इसकी 22 होती है। चार्जिंग सेक्शन ये बोलती है कि हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम कमाती है। इसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए और दूसरा कंडीशन असेसी उसका ओनर होना चाहिए। अगर हाउस प्रॉपर्टी है एंड असेसी उसका ओनर है तो इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट डू यू मीन बाय हाउस प्रॉपर्टी? हाउस प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि बिल्डिंग होना चाहिए और बिल्डिंग एंड लैंड अपरटेनेंट टू दैट बिल्डिंग। लैंड अपरटेनेंट टू दैट बिल्डिंग का मतलब क्या होता है कि बिल्डिंग के पास में जो अटैच वाली जो लैंड होती है वो भी उस बिल्डिंग का ही पार्ट माना जाता है और उसको अपन हाउस प्रॉपर्टी में ले लेंगे। एक चीज समझना, इवन दैट हाउस प्रॉपर्टी इज अ कमर्शियल और रेसिडेंशियल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी। अगर कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी है, उसका भी रेंट आता है तो दैट रेंट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दूसरी चीज, असेसी उसका ओनर होना चाहिए। तो देखो, दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए इस साइड में आने के लिए। पहली कंडीशन ये कि हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए और दूसरी कंडीशन है कि असेसी उसका ओनर होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब एक चीज समझना, हाउस प्रॉपर्टी कितने टाइप की होती है मैं बता दूं, दो टाइप की। एक होती है एलओपी, दैट इज लेट आउट प्रॉपर्टी। आपने वो प्रॉपर्टी किसी को भाड़े पे दे रखी है, लेट आउट कर रखी है, दैट इज कॉल्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। तो मैं बता दूं, लेट आउट प्रॉपर्टी ऑलवेज टैक्सेबल होनी चाहिए। भाई सीधी सी बात है, लेट आउट प्रॉपर्टी से आपको रेंट मिलता है तो ऑलवेज टैक्सेबल होना चाहिए। दूसरा है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का मतलब यह होता है कि आपकी प्रॉपर्टी आप खुद ही यूज कर रहे हो। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, आप खुद ही यूज करते हो आपकी प्रॉपर्टी को। जैसे मान लो मेरा घर है, उसमें मैं खुद रहता हूं, या मेरा जो घर है उसमें मैंने स्टूडियो भी बना रखा है, मेरा एक ऑफिस भी है, दैट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, मैं खुद यूज कर रहा हूं। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना, अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और वो आप अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हो तो उसको आप इग्नोर कर दो, उसको कुछ भी हाउस प्रॉपर्टी में करने की जरूरत नहीं, बिकॉज दैट प्रॉपर्टी इज ऑलरेडी अर्निंग द इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। वो पीजीबीपी हेड की इनकम कमा के दे रही है। जैसे मेरा ये स्टूडियो है, ये मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, मैं मेरे बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज करता हूं तो इसको मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इग्नोर करना, बिकॉज ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी मुझे बिजनेस हेड की इनकम है वो कमा के दे देती है। लेकिन अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी रेजिडेंस पर्पस के लिए है तो क्या होगा? अब एक चीज समझना, लास्ट ईयर तक आपने ये पढ़ा था कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अगर रेसिडेंस पर्पस के लिए है तो उस केस में एक एसओपी एग्जेम्प्ट होता है और बाकी वालों को डीएलओपी माना जाता है और उस पर टैक्स लग जाएगा। लेकिन इस बार अमेंडमेंट किया, पीयूष गोयल जी ने अमेंडमेंट किया था जब इलेक्शन से पहले वाला बजट आया था, फेब में जो बजट आया था, पीयूष गोयल जी दैट टाइम वाज फाइनेंस मिनिस्टर, और उन्होंने जो अमेंडमेंट किया, उन्होंने ये बोला 2 एसओपी पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपके पास 1 है या 2 एसओपी है तो 2 एसओपी तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपके पास 2 से ज्यादा एसओपी है रेसिडेंस पर्पस के लिए तो 2 एसओपी पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 2 से ज्यादा वाली एसओपी है दैट विल बी ट्रीटेड एज द डीएलओपी और उस पे टैक्स लग जाएगा, उसको हम टैक्सेबल कर देंगे, डीएलओपी मान लेंगे, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है वो मान लेंगे। तो देखो, मेरे पास मान लो 3 एसओपी है जिसमें मैं खुद ही रहता हूं, मेरे खुद के रेसिडेंस पर्पस के लिए यूज होती है, 3 एसओपी है, तो उस केस में क्या होगा, 2 पे टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन तीसरी एसओपी है उस पे मुझे टैक्स लग जाएगा। तो देखो, मैंने आपको क्या बोला, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी में अगर एलओपी है तो ऑलवेज टैक्सेबल, एसओपी है बिजनेस के लिए यूज हो रही है, प्रोफेशन के लिए इग्नोर कर दो। एसओपी रेसिडेंस पर्पस के लिए, अगर आपके पास अप टू 2 हाउस प्रॉपर्टी है, जो एसओपी है तो उसको एग्जेम्प्ट है, लेकिन 2 से ज्यादा है तो 2 तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन 2 के ऊपर वाली जितनी भी हाउस प्रॉपर्टी रहेगी दैट विल बी ट्रीटेड एज द डीएलओपी और उस पे आपको टैक्स लग जाएगा। अब एक और चीज समझना, एक और अमेंडमेंट हुआ। क्वेश्चन ये आता है, सर बिल्डर, इधर मेरी तरफ देखो सब लोग, जैसे कोई बिल्डर होता है ना, बिल्डर के पास कोई अनसोल्ड फ्लैट है। आप मुझे एक बात बताओ, बिल्डर के पास में जो फ्लैट होते हैं, बिल्डर ने अगर वो फ्लैट बेच दिया, बिल्डर ने वो फ्लैट बेच दिया तो इनकम पीजीबीपी हेड में चली जाएगी, बिजनेस हेड में चली जाएगी। लेकिन बिजनेस के बिल्डर के पास में अगर कोई फ्लैट है, उसने उसको लेट आउट कर दिया, किसी को भाड़े पे दे दिया, तो वो इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगी। ये ध्यान रखना, बिल्डर फ्लैट को बेचता है, बेचने से इनकम होगी वो पीजीबीपी में जाएगी, लेकिन बिल्डर ने वो फ्लैट को किसी को भाड़े पे दे दिया तो उस केस में वो इनकम है वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगी, बिकॉज दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। यहां पे हाउस प्रॉपर्टी है और बिल्डर उसका ओनर है, तो उस केस में इनकम है वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल हो जाती है। अब एक चीज समझना, एक बिल्डर है, उसने क्या किया पता है, बिल्डर ने कुछ प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया, हाउस प्रॉपर्टी उसने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दिया। अब एक चीज समझना, क्वेश्चन ये आता है कि हाउस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन बिल्डर ने कंप्लीट कर दिया तो जो भी अनसोल्ड फ्लैट उसके लिए रहेंगे क्या वो डीएलओपी मान लिए जाएंगे?
उसके लिए जो भी अनसोल्ड फ्लैट रहेंगे, क्या वो उसके लिए डीएलओपी मान लिए जाएंगे? अगर अनसोल्ड फ्लैट है, खाली पड़े, उसने रेंट पे नहीं दिया, रेंट पे दिया होता तो ऑब्वियसली हाउस प्रॉपर्टी में इनकम आ जाता, लेकिन जो खाली पड़े हैं फ्लैट, क्या वो डीएलओपी माना जाएगा क्या? तो इसको लेके यहां पे एक चीज समझना, एक अमेंडमेंट किया, और अमेंडमेंट ये बोलता है कि जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है, जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है, उसका सर्टिफिकेट आ जाता है, उस ईयर के एंड से 2 इयर्स तक उसको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 2 इयर्स तक उन प्रॉपर्टी की वैल्यू है, वो जीएवी है, वो निल ली जाएगी, मींस उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 2 साल के बाद ऑब्वियसली दैट विल बी ट्रीटेड एज डीएलओपी और उस पर टैक्स लग जाएगा। तो देखो, आई कैन टेक वन एग्जांपल। एक बिल्डर है मुंबई में जिसका नाम है ओमकार बिल्डर। अब ओमकार बिल्डर ने क्या किया, कुछ फ्लैट बनाए और एक प्रोजेक्ट बनाया, एक फ्लैट बनाए कुछ, और वो खाली पड़े हैं। अगर भाड़े पे दे दिए होते तो ऑब्वियसली हाउस प्रॉपर्टी में इनकम आ जाती, लेकिन वो खाली पड़े हैं। और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ मान लो 10 दिसंबर 2019 को, तो ये वाला ईयर कब कंप्लीट होगा? 31 मार्च 2020। तो 31 मार्च 2020 से 2 इयर्स तक, मींस 31 मार्च 2022 तक उसकी जो जीएवी है वो निल ली जाएगी और उसको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन उसके बाद है वो डीएलओपी माना जाएगा और बिल्डर को उस पर टैक्स भरना पड़ जाएगा। अब एक और चीज समझना, सर हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कैसे कैलकुलेट करना? बड़ा ही सिंपल है। देखो, एसओपी के केस में हर चीज नील आती है। एसओपी के केस में सिर्फ आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। तो एसओपी की इनकम जो होती है ना, वो आइदर नील हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। अगर इंटरेस्ट है तो नेगेटिव हो जाएगी और इंटरेस्ट नहीं है तो क्या हो जाएगी? नील हो जाएगी। अब एक चीज समझना, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे कैलकुलेट करने का डीएलओपी के केस में एंड एलओपी के केस में। तो सबसे पहले ले लो म्युनिसिपल वैल्यू। क्या ले लो? म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू को कंपेयर करो फेयर रेंट से, विच एवर इज हायर है वो ले लो। म्युनिसिपल वैल्यू को कंपेयर करो फेयर रेंट से, whichever is higher है वो ले लो। और जो भी हायर आता है उसको आप स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करो और whichever is lower है वो ले लो। देखो मैंने क्या बोला, म्युनिसिपल वैल्यू विल बी कंपेयर विद द फेयर रेंट, whichever is higher है वो ले लो। उस हायर को कंपेयर करो आपके स्टैंडर्ड रेंट से, whichever is lower है वो ले लो। और जो whichever is lower आएगा ना, उसको अपन बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। अब एक चीज समझना, जो एक्सपेक्टेड रेंट होता है उसको आप एक्चुअल रेंट से कंपेयर करो, और एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में से जो whichever is higher है ना, उसको आप कंसीडर कर लो। दैट विल बी योर जीएवी, दैट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। मैंने क्या बोला कि जो भी तुम्हारा एक्सपेक्टेड रेंट है एंड एक्चुअल रेंट है, उन दोनों में से whichever is higher ले लो, दैट विल बी योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से आप लेस करोगे म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। जो भी आपने म्युनिसिपल टैक्सेस इस साल में पे किए हैं, एक्चुअली जो पे किए हैं, उसको आप लेस कर दो, आपको मिल जाएगा एनएवी, दैट इज द नेट एनुअल वैल्यू। और नेट एनुअल वैल्यू में से आपको 2 चीजें लेस करने का मौका मिलेगा, दैट इज कॉल्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। और 24 के जो डिडक्शन होते हैं, पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन। ये 2 चीजें आप लेस कर दो, आपको मिल जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो देखो, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कैसे निकालने का, मेरी तरफ देखो। सबसे पहले ले लो म्युनिसिपल वैल्यू, इट विल बी कंपेयर विद द फेयर रेंट whichever is higher, और हायर को स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करो, whichever is lower ले लो, आपको मिल जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट को आप एक्चुअल रेंट से कंपेयर करो, whichever is higher वाला ले लो, इट इज कॉल्ड योर जीएवी। जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्सेस पेड आप लेस कर दो, आपको मिल जाएगा एनएवी। एनएवी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ द एनएवी एंड इंटरेस्ट ऑन लोन को आप लेस कर दो, आपको मिल जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन ये आता है, म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब क्या होता है? देखो, म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब होता है वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज पर द म्युनिसिपलिटी रिकॉर्ड। जो भी म्युनिसिपलिटी है, कंटोनमेंट बोर्ड है, ग्राम पंचायत है, उसके हिसाब से हर प्रॉपर्टी की एक वैल्यू निकाली जाती है कि ये प्रॉपर्टी एक साल में कितना रेंट कमा के दे सकती है। ये जो प्रॉपर्टी है वो एक साल में कितना रेंट कमा के दे सकती है, दैट इज कॉल्ड रेटेबल वैल्यू भी इसको बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड योर म्युनिसिपल वैल्यू। उसके बाद फेयर रेंट किसको बोलते हैं? तो फेयर रेंट का मतलब होता है आजू बाजू की प्रॉपर्टी का रेंट क्या है, मतलब जिस लोकेशन में आपकी प्रॉपर्टी है उसी लोकेशन में जो आजू बाजू वाली प्रॉपर्टी है उसका रेंट क्या है, दैट इज कॉल्ड योर फेयर रेंट। अब स्टैंडर्ड रेंट का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड रेंट मींस रेंट एज पर द रेंट कंट्रोल एक्ट। रेंट कंट्रोल एक्ट में बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट के रेंट कंट्रोल करने के लिए रेंट कंट्रोल एक्ट बनाया जाता है, और उस एक्ट के हिसाब से मैक्सिमम आप लीगली कितना रेंट ले सकते हो उस एक्ट के हिसाब से, दैट इज कॉल्ड योर स्टैंडर्ड रेंट। अब एक और चीज समझना, एक्चुअल रेंट का मतलब क्या होता है? तो एक्चुअल रेंट का मतलब होता है रेंट रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। क्या बोला मैंने? रेंट रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। अब आप मुझे बोलोगे रेंट रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब क्या होता है? बैड डेट्स ऑफ द रेंट। अगर मान लो कोई पर्सन ने आपको रेंट नहीं दिया, वो रेंट खा के चला गया, दैट इज कॉल्ड अनरियलाइज्ड रेंट। तो अनरियलाइज्ड रेंट लेस होगा व्हाइल कैलकुलेटिंग योर एक्चुअल रेंट, क्योंकि एक्चुअल रेंट के लिए मैंने क्या बोला? रेंट रिसीव्ड
प्लस रिसीवेबल जितना मिलने वाला है और माइनस कर दो अनरियलाइज रेंट, तो आपको मिल जाएगा एक्चुअल रेंट। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि अनरियलाइज रेंट क्या हमेशा लेस होता है? मैं बता दूं, अनरियलाइज रेंट आपको लेस करने को मिलेगा अगर मान लो रूल नंबर 4 की चारों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। एक रूल होता है इनकम टैक्स रूल का, दैट इज रूल नंबर 4, और रूल नंबर 4 की जो 4 कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो उस केस में आपको अनरियलाइज रेंट लेस करने को मिलता है। सर 4 कंडीशन कौन कौन सी है? सबसे पहली कंडीशन टेनेंसी बोनाफाइड होना चाहिए। जो टेनेंसी है वो टेनेंसी आपकी बोनाफाइड होनी चाहिए, जेन्युइन टेनेंसी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि भैया जो टेनेंट है, टेनेंट शुड नॉट ऑक्यूपाइड एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी ऑफ सेम एसएससी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इस घर से तो उसको निकाल दिया और किसी दूसरे घर में ले जाके रख लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और तीसरा, दैट टेनेंट शुड वेकेटेड दैट हाउस प्रॉपर्टी, जो टेनेंट है उसने वो घर खाली करवा दिया है। और चौथा, रीजनेबल स्टेप शुड बी टेकन फॉर द रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो उस केस में आपको अनरियलाइज्ड रेंट है वो आपको लेस करने को मिलेगा while calculating your actual rent। एक्चुअल रेंट है वो आपको कैलकुलेट करते टाइम अनरियलाइज्ड रेंट है वो आपको लेस करने को मिलेगा। अब एक और चीज समझना, जब भी आप क्या करते हो, आपका फॉर्मेट क्या था? म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट whichever is higher, higher will compare with the standard rent, whichever is lower is expected rent, actual rent whichever is higher आपको लेना है, आपको मिलेगा गाव, दैट इज GAV। GAV में से आपको म्युनिसिपल टैक्सेस है वो लेस करना है। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट डू यू मीन बाय म्युनिसिपल टैक्सेस? म्युनिसिपल टैक्सेस का मतलब होता है ऐसे टैक्सेस जो भी म्युनिसिपलिटी आपसे रिकवर करती है। जो म्युनिसिपलिटी है या लोकल अथॉरिटी है, ग्राम पंचायत है, कंटोनमेंट बोर्ड है, वो आपसे जो टैक्सेस रिकवर करती है उस प्रॉपर्टी पे, उसको बोलते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस। अब एक चीज समझना, म्युनिसिपल टैक्सेस को आप प्रॉपर्टी टैक्स भी बोल सकते हो, लोकल टैक्सेस भी बोल सकते हो, बहुत बार वाटर टैक्सेस भी बोलते हैं, बहुत बार सिवरेज टैक्सेस भी बोलते हैं। तो ये सब टैक्सेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड म्युनिसिपल टैक्सेस। अब एक चीज समझना, म्युनिसिपल टैक्सेस आपको लेस करने को मिलेगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, म्युनिसिपल टैक्सेस इज अलाउड ऑन द पेमेंट बेसिस। अगर आपने पेमेंट किया तो ही अलाउड होगा, अगर आपका आउटस्टैंडिंग है तो इस साल अलाउ नहीं होगा, जिस ईयर में पे करोगे उस ईयर में अलाउ होगा। मैंने आपको इंटर में पढ़ाते टाइम ये बताया था कि म्युनिसिपल टैक्सेस पे किया तो अलाउ होगा, नहीं किया तो नहीं होगा, जब करोगे तब होगा। तो म्युनिसिपल टैक्सेस इज अलाउड ऑन द पेमेंट बेसिस, पे किया तो अलाउ होगा, नहीं किया तो नहीं होगा, जब करोगे तब होगा। एक और चीज समझना, म्युनिसिपल टैक्सेस अगर ओनर ने पे किया तो ही अलाउ होगा, टेनेंट ने पे किया तो अलाउ नहीं होगा। म्युनिसिपल टैक्सेस अगर ओनर ने पे किया तो ही अलाउ होगा, टेनेंट ने पे किया तो आपको अलाउ नहीं होगा, बिकॉज टेनेंट ने पे किया होगा म्युनिसिपल टैक्सेस तो ऑलरेडी आपका एक्चुअल जो रेंट है वो कम होगा, तो उसमें ऑलरेडी डिडक्शन मिल चुका, तो एक्चुअल रेंट ऑलरेडी कम आएगा करके, ठीक है। तो उस केस में म्युनिसिपल टैक्सेस अलाउ नहीं होगा, म्युनिसिपल टैक्सेस ओनर ने पे किया तो ही अलाउ होगा। अब एक चीज समझना, बहुत बार ऐसा होता है कि म्युनिसिपल टैक्सेस जो होता है ना वो परसेंटेज फॉर्म में दे रखा होता है, जैसे 10%, 15%, 20%, 8%। तो ये परसेंटेज आप किसका लोगे? म्युनिसिपल वैल्यू का लोगे। तो ध्यान रखना, अगर म्युनिसिपल टैक्सेस आपको परसेंटेज फॉर्म में दे रखा है तो यू हैव टू टेक द म्युनिसिपल टैक्सेस ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू पे आपको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट पार्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन का आपको डिडक्शन मिलता है, लेकिन लोन शुड बी टेकन फॉर द पर्पस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। पर्पस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी मींस लोन अगर आपने परचेज के लिए लिया है, कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, रिपेयर के लिए लिया है, रिनोवेशन के लिए लिया है, तो परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिनोवेशन के लिए अगर आपने लोन लिया है तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन का। अब एक और चीज समझना, इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन द ड्यू बेसिस। इंटरेस्ट है वो ड्यू बेसिस पे अलाउ होगा, मींस इस साल का जो इंटरेस्ट है वो इस साल अलाउ होगा, इवन आपने पेमेंट नहीं किया तो भी आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन है वो इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। लेकिन एक चीज समझना, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड, दैट इज कॉल्ड पेनल्टी इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट बाकी था, उस पर और इंटरेस्ट लगाया तो क्या वो वाला इंटरेस्ट अलाउ होगा? आंसर इज नो। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है वो आपको अलाउ नहीं होगा। एक और चीज समझना, सर लोन किससे लेना है? किसी से भी लो। लोन अगर आपने बैंक से लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया, फ्रेंड से लिया, फैमिली से लिया, ट्रस्ट से लिया, किसी से भी लिया, तो आपको डिडक्शन है वो डिडक्शन इंटरेस्ट का मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, सर इंटरेस्ट कितना अलाउ होता है? क्या उसका कोई लिमिट है क्या? आंसर इज यस। लेकिन एक चीज समझना, एलओपी और डीएलओपी के केस में कोई लिमिट नहीं है। एलओपी और डीएलओपी के केस में कोई लिमिट नहीं है, जितना इंटरेस्ट है वो पूरा अलाउ हो जाएगा। अगर एलओपी है, लेट आउट प्रॉपर्टी है, या डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, क्योंकि लेट आउट प्रॉपर्टी एंड डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी ऑलवेज टैक्सेबल होती है, तो डीएलओपी और एलओपी के केस में कोई भी लिमिट नहीं है। लेकिन एक बात समझना, एसओपी के केस में लिमिट है। जो एसओपी है वो एसओपी के केस में लिमिट है। एसओपी जो है, एसओपी कितनी ले सकते हो? 2 प्रॉपर्टी एसओपी ले सकते हो। तो एसओपी के केस में लिमिट है। कितना लिमिट है? उसमें 2 पार्ट, एक स्पेशल केस, एक नॉर्मल केस। एक स्पेशल केस, एक नॉर्मल केस। स्पेशल केस क्या बोलता है कि लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर
1/4/1999, पहला कंडीशन, लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/1999. सेकंड कंडीशन, लोन इज टेकन फॉर द परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी. एंड थर्ड कंडीशन, इफ लोन इज टेकन फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन देन कंस्ट्रक्शन हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन वाज टेकन. अगर आपका केस स्पेशल केस में आता है तो स्पेशल केस में देखो तीन कंडीशन. पहली कंडीशन ये कि लोन इज टेकन फॉर परचेज कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी. लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/1999. एंड इफ लोन इज टेकन for the construction of house property then construction has to be completed within 5 years from the end of the previous year in which loan was taken. अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो आपको मैक्सिमम एसओपी के केस में 2 लाख का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा. लेकिन अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो आप नॉर्मल केस में जाओगे और वहां मैक्सिमम आपको 30,000 का डिडक्शन मिलेगा. यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस, मैं वापस बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करना. सर इंटरेस्ट के लिए लिमिट क्या है? इंटरेस्ट कितना डिडक्शन मिलेगा, इंटरेस्ट कितना अलाउ होगा? तो देखो बेटा, इंटरेस्ट अगर एलओपी डीएलओपी है तो उसमें पूरा इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा. जितना इंटरेस्ट है वो पूरा डिडक्शन आपको मिल जाएगा. मींस नो लिमिट, कोई लिमिट ही नहीं है. ये ध्यान रखना, एलओपी डीएलओपी के केस में कोई लिमिट नहीं है. लेकिन एसओपी के केस में लिमिट है. दो केस, स्पेशल केस एंड नॉर्मल केस. स्पेशल केस ये बोलता है कि लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/1999. लोन इज टेकन फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी. एंड इफ लोन इज टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन देन कंस्ट्रक्शन हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन वाज टेकन. तो उस केस में मैक्सिमम 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा. और अगर मान लो आप नॉर्मल केस में जाते हो तो 30,000 का डिडक्शन मिलेगा. अब एक बात समझना, ये स्पेशल केस ये हो गया. नॉर्मल केस में कौन कौन सा जाएगा? अगर लोन है वो 1/4/99 से पहले लिया है या फिर लोन आपने रिपेयर या रिनोवेशन के लिए लिया है. क्योंकि यहां पे स्पेशल केस में परचेज एंड कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है तो रिपेयर रिनोवेशन के लिए तो किस में 30 में चला जाएगा. या फिर लोन आपने परचेज कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है लेकिन कंस्ट्रक्शन 5 साल में कंप्लीट नहीं हुआ तो उस केस में भी मैक्सिमम 30,000 का डिडक्शन मिल जाएगा. अब एक और चीज समझना, इस साल से यह डाउट आ सकता है कि सर मेरे पास 2 एसओपी है. अब एक एसओपी है वो स्पेशल केस में आ रही है और दूसरी एसओपी नॉर्मल केस में आ रही है. तो स्पेशल केस वाले पे 2 लाख और नॉर्मल केस वाले पे 30,000. तो क्या मुझे टोटल 230 का एसओपी पे डिडक्शन मिल जाएगा? ना बाबा ना. ध्यान रखना, एसओपी के केस में मैक्सिमम डिडक्शन है वो आपको 2 लाख का ही मिलेगा. तो अगर मान लो आपका एक एसओपी है, मान लो दोनों एसओपी स्पेशल में आ रही है तो भी मैक्सिमम 2 का मिलेगा. दोनों एसओपी अगर उधर जा रही है, दोनों एसओपी उधर जा रही है तो 30 का ही मिलेगा. लेकिन एक बात समझना, एक एसओपी 2 में आ रही है, एक एसओपी 30 में आ रही है तो मैक्सिमम आपको 2 लाख का ही डिडक्शन मिलेगा. उससे ज्यादा का डिडक्शन नहीं मिलेगा. सो मैक्सिमम डिडक्शन इज 2 लाख. अब एक और चीज समझना, मेनी टाइम ऐसा होता है कि अगर आपने पहले एक लोन लिया था एचडीएफसी बैंक से, अब एचडीएफसी बैंक से लोन लिया था घर परचेज या कंस्ट्रक्ट करने के लिए. अब एक चीज समझना, वो एचडीएफसी वाला बैंक का लोन रीपे कर दिया एसबीआई से लोन लेके. आपने एसबीआई से लोन लिया एचडीएफसी बैंक के लोन को रीपे करने के लिए. तो क्वेश्चन ये आता है कि जो नया लोन आपने लिया वो नए लोन पे जो इंटरेस्ट पे करेंगे क्या उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा? एनी आंसर इज यस, उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा. तो एनी फ्रेश लोन इज टेकन फॉर द रीपेमेंट ऑफ द अर्लियर लोन एंड अर्लियर लोन वाज टेकन फॉर द पर्पस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी. तो जो भी आप फ्रेश लोन पे इंटरेस्ट पे करोगे उसका भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. अब एक चीज यहां पे समझना, अगर लोन इंडिया के बाहर से लिया जाता है और इंडिया के बाहर किसी को आप इंटरेस्ट पे करते हो तो इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको तभी मिलेगा अगर आपने उसका टीडीएस काटा है एंड काट के गवर्नमेंट को जमा करवाया है. अगर आपने टीडीएस नहीं काटा या काटा बट गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया तो उस केस में आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन है वो नहीं मिलेगा. अब एक कंसेप्ट आता है प्री कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट. ये सबसे डिफिकल्ट कंसेप्ट आता है जिसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट है वो गलती कर जाते हैं. प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट. अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, सबसे पहले समझना कि जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, देखो उस ईयर ही वो हाउस प्रॉपर्टी बना, उससे पहले तो हाउस प्रॉपर्टी था ही नहीं. जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस ईयर ही तो वो हाउस प्रॉपर्टी बना, उससे पहले तो वो हाउस प्रॉपर्टी था ही नहीं. तो जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस ईयर से पिछले वाले जितने भी ईयर्स का इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट को अपन बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट. तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट मींस इंटरेस्ट पेड और अक्रूड बिफोर द ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन. जैसे कंस्ट्रक्शन मान लो 1920 में कभी भी कंप्लीट हुआ तो 1920 से पहले वाला मींस 31 मार्च 2019 तक का जो इंटरेस्ट है ना, दैट इज कॉल्ड योर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट. अब क्वेश्चन ये आता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट है क्या उसका भी डिडक्शन मिलता है? आंसर इज यस. प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट इज अलाउड इन द 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट. 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउ हो जाएगा फ्रॉम द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड. तो जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस ईयर से आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट मिलेगा इन द 5 equal installment. तो suppose construction is completed in the 1920. So 1920 से 5 equal installment में जो भी till 31st मार्च 2019 तक का जो इंटरेस्ट था उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा. अब एक चीज समझना, यहां प्री एक्विजिशन भी हो सकता है. जैसे आई कैन टेक एग्जांपल, मैंने 1 जनवरी 2019 को लोन लिया.
हाउस को परचेज करने के लिए। मैंने हाउस परचेज किया मान लो जुलाई 2019 में, तो अब एक बात समझना, जुलाई 2019 तो 1920 का इंटरेस्ट तो अलग हो जाएगा, लेकिन जो 31 मार्च 2019 तक का जो इंटरेस्ट है, 1 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2019 तक का इंटरेस्ट है, उसको अपन बोलेंगे प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट, और ये भी आपको अलाउ हो जाएगा इन द 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट फ्रॉम द ईयर इन विच परचेज इज मेड। तो परचेज आपने 1920 में किया तो 1920 से आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ये इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, अनरियलाइज रेंट के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। उसके बाद अरियर्स ऑफ रेंट। अरियर्स ऑफ रेंट का मतलब क्या होता है कि रेंट अगर आपका डिस्प्यूट में चला जाता है, मेनी टाइम क्या होता है, रेंट को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है, आप बोलते हो 20,000 है, वो बोल रहा है 25,000 है, तो उसमें 5,000 को लेकर डिस्प्यूट हो गया, तो डिस्प्यूटेबल रेंट पे अभी आप टैक्स नहीं भरते हो, लेकिन जिस ईयर में रिकवरी होगी उस ईयर में टैक्स आप भरोगे। तो एक चीज समझना, क्वेश्चन ये आता है कि अब अगर अनरियलाइज रेंट या अरियर्स ऑफ रेंट का रिकवरी होता है, जो भी अनरियलाइज रेंट है एंड अरियर्स ऑफ रेंट है, उसका जब रिकवरी होता है तो उस ईयर में टैक्सेबल होता है। अब एक चीज समझना, जिस ईयर में रिकवरी होता है उस ईयर में टैक्सेबल होता है, लेकिन कितना टैक्सेबल होगा, 70%। 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। तो अरियर्स ऑफ रेंट एंड अनरियलाइज्ड रेंट का रिकवरी इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज रिकवर्ड, एंड 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, 70% है वो टैक्सेबल हो जाएगा। एक और चीज समझना, उस ईयर में भले आप उस हाउस प्रॉपर्टी के ओनर हो या नहीं, जैसे मेरा अनरियलाइज रेंट है किसी हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, उसको मैं ऑलरेडी 5 इयर्स बैक सोल्ड कर चुका हूं, और उस घर का मुझे अरियर्स या अनरियलाइज रेंट इस साल में रिकवर होता है, मेरा मैं उस घर का आज ओनर नहीं हूं, तो भी वो टैक्सेबल होगा, 70% टैक्सेबल हो जाएगा। और उससे रिलेटेड, रिकवरी से रिलेटेड कोई एक्सपेंडिचर किए हैं तो उसको इग्नोर करने हैं, वो आपको अलाउ नहीं होते। अब एक और चीज समझना, नेक्स्ट कंसेप्ट इज कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ वैकेंसी। वैकेंसी का कंसेप्ट क्या होता है, एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बोला, पहले म्युनिसिपल वैल्यू लो, फेयर रेंट व्हिचएवर इज हायर, स्टैंडर्ड रेंट व्हिचएवर इज लोअर, दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड रेंट। हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट व्हिचएवर इज हायर है वो लेते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट व्हिचएवर इज हायर है वो लेते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर वैकेंसी है तो एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट व्हिचएवर इज हायर है वो वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा। अगर वैकेंसी है, वैकेंसी का मतलब क्या होता है, घर पे ताला लगा हुआ है, घर खाली पड़ा है, आप खुद अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड बना देते हो उसको वैकेंसी नहीं बोलेंगे। वैकेंसी उसी को बोलेंगे जब घर पे ताला लगा हुआ है। तो घर पे अगर इतना बड़ा ताला लगा हुआ है, मींस वहां पे कोई रह नहीं रहा है, घर पे ताला लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड योर वैकेंसी। जैसे मान लो मैंने घर भाड़े पे दिया था 10 मंथ के लिए, उसके बाद टेनेंट ने खाली कर दिया और 2 मंथ के लिए घर खाली पड़ा है, दैट इज कॉल्ड वैकेंसी। वो 2 मंथ के लिए मैं खुद यूज कर रहा हूं सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो वैकेंसी नहीं होगा। वैकेंसी उसको बोलेंगे जब घर पे ताला लगा हुआ है, घर खाली पड़ा है, दैट इज कॉल्ड योर वैकेंसी। तो एक चीज समझना, वैकेंसी के केस में आपको एक चीज ध्यान रखने का, वैकेंसी के केस में आप क्या देखोगे पता है, पहले लिखोगे एक्सपेक्टेड रेंट, उसके बाद एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट। क्या बोला मैंने, इस साइड लिखो एक्सपेक्टेड रेंट, उसके बाद एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट। अगर एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट इज मोर देन इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट, मैंने क्या बोला, एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट इज मोर देन इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट, तो उस केस में तो एक्चुअल रेंट है वही तुम्हारा जीएवी बन जाएगा। लेकिन इफ एक्सपेक्टेड रेंट इज हायर देन एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट, तो उस केस में एक्सपेक्टेड रेंट है वो आपका जीएवी बन जाएगा। तो मैंने क्या बोला समझना, इधर देखो मेरी तरफ, मैंने क्या बोला, जब भी वैकेंसी होती है तो एक्सपेक्टेड और एक्चुअल हायर वाले को जीएवी नहीं बनाने का। जब भी वैकेंसी होती है तो एक्सपेक्टेड और एक्चुअल व्हिचएवर इज हायर वाले को जीएवी नहीं बनाने का। उसके केस में आपको क्या करने का पता है, पहले लिखो एक्सपेक्टेड रेंट, उधर लिखो एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट। तो एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट दोनों को मिला के मोर देन इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट होता है, तो एक्चुअल रेंट को जीएवी बना दो। बट अगर एक्सपेक्टेड रेंट इज मोर देन एक्चुअल रेंट प्लस जीएवी होता है, तो उस केस में आप एक काम करो, एक्सपेक्टेड रेंट को जीएवी बना दो। अब एक और चीज समझना, कंसेप्ट ऑफ पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी एरिया वाइज। मेनी टाइम ऐसा हो सकता है कि आपका जो हाउस प्रॉपर्टी है उसमें से कुछ एरिया लेट आउट है और कुछ एरिया सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो आप एक काम करो कि जो लेट आउट वाला एरिया है ना उसको एलओपी मान लो और सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले एरिया को एसओपी मान लो। जैसे हो सकता है मेरा 3 BHK घर है, उसमें से मैंने क्या किया, एक रूम किसी को भाड़े पे दे रखा है, तो जितना भाड़े वाला पार्ट है उसको मैं एलओपी मानूंगा और जितना मैं खुद यूज कर रहा हूं उसको मैं एसओपी मानूंगा। 2 कॉलम बनाऊंगा मैं, एक एसओपी एक एलओपी। अब एक और चीज समझना, इसमें क्या होगा, म्युनिसिपल वैल्यू वगैरह है वो तो पूरे हाउस प्रॉपर्टी का रहेगा। तो आप जो म्युनिसिपल वैल्यू है, फेयर रेंट है, स्टैंडर्ड रेंट है, म्युनिसिपल टैक्सेस है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, उसको आप डिवाइड करोगे एलओपी और एसओपी में ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। एरिया के बेसिस पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एक्चुअल रेंट को कभी डिवाइड मत करना, क्योंकि एक्चुअल रेंट तो हमेशा लेट आउट पार्ट के लिए ही होगा ना। जो एक्चुअल रेंट रहेगा वो तो लेट आउट पार्ट के लिए ही रहेगा। उसके बाद एक और चीज समझना, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई हाउस प्रॉपर्टी आपने कुछ टाइम के लिए लेट आउट किया और कुछ टाइम के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है। जैसे मान लो 7 मंथ के लिए लेट आउट था एंड 5 मंथ के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ऐसा हो सकता है ना। 7 मंथ के लिए लेट आउट एंड 5 मंथ के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो उस केस में क्या करेंगे। अब एक चीज समझना, उस केस में हमेशा उसको एलओपी ही मानना है।
इवन हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर सिंगल डे, मैंने क्या किया 365 डेज में से 1 डे लेट आउट किया और 364 डेज है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो उस केस में ध्यान रखना उसको मुझे एलओपी ही मानना है और पूरे साल का म्युनिसिपल वैल्यू है, फेयर रेंट है, स्टैंडर्ड रेंट है, वो सब आएगा। एक्चुअल रेंट ऑब्वियसली एक दिन का आएगा जितने टाइम के लिए मैंने लेट आउट किया है। तो देखो मैंने क्या बोला, अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी पार्टली लेट आउट है, पार्टली लेट आउट एरिया वाइज एंड उसके बाद टाइम वाइज, एरिया वाइज है, अगर एरिया वाइज पार्टली लेट आउट है तो उस केस में एक काम करो, लेट आउट वाला पार्ट एलओपी और सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला एसओपी, 2 कॉलम बनाओ करके हर चीज को एरिया वाइज बाइफरकेट करो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कभी भी एक्चुअल रेंट को बाइफरकेट नहीं करोगे। लेकिन अगर टाइम वाइज है, जैसे कुछ टाइम के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड और कुछ टाइम के लिए लेट आउट, तो उसको आप लेट आउट प्रॉपर्टी ही ट्रीट करोगे, आप पूरे साल के लिए लेट आउट प्रॉपर्टी ट्रीट करोगे। बट ऑब्वियसली एक्चुअल रेंट है वो उतने टाइम का ही आएगा जितने टाइम के लिए आपने लेट आउट किया है। अब एक और चीज समझना, अगर आपके पास 2 से ज्यादा एसओपी है, अगर आपके पास 2 से ज्यादा एसओपी है, जैसे मेरे पास 3 एसओपी है, तो मैं क्या करूंगा, उसमें से 2 एसओपी एग्जेम्प्ट है, तीसरा वाला डीएलओपी मानूंगा, उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन कैसे चूज करूंगा, मैं क्वेश्चन को 3 बार सॉल्व करूंगा, हाउस प्रॉपर्टी 1 को एसओपी, हाउस प्रॉपर्टी 2 को एसओपी और हाउस प्रॉपर्टी 3 को डीएलओपी। फिर दूसरे में क्या करूंगा, हाउस प्रॉपर्टी 1 को एसओपी, हाउस प्रॉपर्टी 2 को डीएलओपी और हाउस प्रॉपर्टी 3 को एसओपी। तीसरे में क्या करूंगा, हाउस प्रॉपर्टी 1 को डीएलओपी, हाउस प्रॉपर्टी 2 एंड 3 को एसओपी। ऐसा करके मैं 3 बार क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और जिसमें मेरी इनकम सबसे कम आएगी, जिस ऑप्शन में मेरी इनकम सबसे कम आएगी, वो वाला ऑप्शन मैं एक्सरसाइज कर जाऊंगा, वो वाला ऑप्शन है वो मैं क्या कर जाऊंगा, एक्सरसाइज कर जाऊंगा। अब एक और चीज समझना, नेक्स्ट पार्ट इज अ कांसेप्ट ऑफ जॉइंट ओनरशिप। अब क्वेश्चन ये आता है सर जॉइंट ओनरशिप के केस में क्या होगा। जॉइंट ओनरशिप का मतलब होता है कि अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी है उसमें एक से ज्यादा ओनर है, दैट इज कॉल्ड जॉइंट ओनरशिप। तो पहले आप एक काम करो, क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करो जैसे जॉइंट ओनरशिप का सवाल ही नहीं है, और उसके बाद जो भी इनकम आती है लास्ट में जो भी इनकम आती है, दैट इनकम हैज टू बी डिवाइडेड बिटवीन द ओनर्स इन देयर ओनरशिप रेशियो। जो उनका ओनरशिप रेशियो है, उस ओनरशिप रेशियो में आप इनकम को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। लेकिन एक चीज समझना, जॉइंट ओनरशिप के केस में बेटा, एसओपी के केस में जो आप इंटरेस्ट का डिडक्शन लेते हो ना, वो इंटरेस्ट का जो लिमिट होता है ना 30,000 एंड 2 लाख, दैट विल बी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ द को ओनर। तो जैसे मान लो मैं और मेरी वाइफ 2 को ओनर है, तो हमारी जो लिमिट है वो 30,000 की 60 होगी एंड 2 लाख का 4 लाख हो जाएगा। तो यहां पे बेटर ये रहता है कि भैया जब जॉइंट ओनरशिप में है और हम दोनों इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो लिमिट क्या हो जाएगी, एसओपी के केस में 30 की जगह 60 एंड बेटा 2 की जगह 4, और 3 ओनर है तो 90 एंड 6 लाख ऐसा लिमिट होगा। मींस इंटरेस्ट का लिमिट है, दैट विल बी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ को ओनर। अब एक और चीज समझना, कंपोजिट रेंट। एक कंसेप्ट आता है कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट का मतलब क्या होता है, आपने हाउस प्रॉपर्टी के साथ में अदर असेट भी भाड़े पे दे दी, हाउस प्रॉपर्टी के साथ में आपने फर्नीचर भी दे दिया, टीवी भी दे दिया, सब मतलब बिस्तर बर्तन सब भाड़े पे दे दिए। तो उस केस में क्या होगा, 2 पार्ट, अगर अग्रीमेंट सेपरेबल है या नहीं। अगर अग्रीमेंट सेपरेबल है, सेपरेबल का मतलब अग्रीमेंट में लिखा हुआ है हाउस प्रॉपर्टी का रेंट कितना, अदर असेट का रेंट कितना। अगर अग्रीमेंट सेपरेबल है तो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है वो तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, और अदर असेट का रेंट है वो या तो पीजीबीपी या आईएफओएस में जाएगा, डिपेंड्स ऑन द फैक्ट टू फैक्ट करके। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला, अगर अग्रीमेंट सेपरेबल है, अग्रीमेंट अलग अलग किया हुआ है, तो अग्रीमेंट अलग है तो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, और अदर असेट का रेंट है वो या तो पीजीबीपी या आईएफओएस में जाएगा। लेकिन एक चीज समझना, अगर अग्रीमेंट सेपरेबल नहीं है, अग्रीमेंट है वो अग्रीमेंट सेपरेबल नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, टोटल रेंट जो है ना आपका, टोटल रेंट आईएफओएस या पीजीबीपी में जाएगा। टोटल रेंट विल बी टैक्सेबल अंडर आईएफओएस या पीजीबीपी। हाउस प्रॉपर्टी में इनकम ही नहीं आएगी। जैसे होटल वगैरह, एक बात बताओ, होटल का रूम जब आप बुक करवाते हो तो क्या वहां पे अग्रीमेंट सेपरेबल होता है क्या? नहीं, वहां पे आपको अदर असेट्स भी यूज करने को मिलती है, प्रॉपर्टी भी मिलती है, तो होटल वाले का जो इनकम है वो उसके लिए पीजीबीपी में जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, बहुत सारे लोग ने क्या किया, होटल वालों ने भी क्या किया, अग्रीमेंट को सेपरेबल कर दिया, बोला अदर असेट का इतना और रूम का रेंट इतना। तो उस केस में यहां लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि अगर आप जो हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट करते हो, वो लेट आउट करना पॉसिबल ही नहीं है विदाउट अदर असेट। अदर असेट के बिना वो हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट करना पॉसिबल ही नहीं है। एक बात बताओ, होटल के रूम को क्या अदर असेट के बिना लेट आउट करना पॉसिबल है? आंसर इज नो। तो उस केस में टोटल रेंट है वो पीजीबीपी या आईएफओएस में जाएगा, इवन अग्रीमेंट इज सेपरेबल। भले आपने अग्रीमेंट सेपरेबल कर दिया तो भी अगर अदर असेट के बिना वो प्रॉपर्टी को लेट आउट करना पॉसिबल ही नहीं है, फीजिबल ही नहीं है, तो उस केस में टोटल रेंट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। डीम्ड ओनर का मतलब क्या होता है तो मैं बता दूं, डीम्ड ओनर, अब एक चीज समझना, मैंने क्या बोला था, हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम तभी आएगी जब आप उसके ओनर होते हो। अब यहां पे एक कंसेप्ट आता है डीम्ड ओनर का, मींस आप ओनर नहीं हो तो भी आप ओनर माने जाओगे। सबसे पहली चीज, अगर मान लो मैंने मेरे स्पाउस को कोई हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी विदाउट कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन से, सो इफ एनी इंडिविजुअल ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी टू हिज और हर स्पाउस फॉर विदाउट कंसिडरेशन, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उस केस में भले रजिस्टर्ड ओनर मेरी वाइफ होगी तो भी डीम्ड ओनर मैं माना जाऊंगा और मेरे हाथ में इनकम फ्रॉम हाउस
प्रॉपर्टी का इनकम आ जाएगा। लेकिन एक चीज समझना, अगर मान लो मैंने मेरी वाइफ को ये ट्रांसफर किया है इन अग्रीमेंट टू लीव अपार्ट। इन अग्रीमेंट टू लीव अपार्ट का मतलब क्या होता है, हम दोनों में डाइवोर्स नहीं हो रहा लेकिन हम अलग अलग रह रहे हैं, वो अलग रह रही है, मैं अलग रह रहा हूं, तो उस केस में मैंने ट्रांसफर किया, तो उस केस में मैं डीम्ड ओनर नहीं माना जाऊंगा। अब एक और चीज समझना, अगर किसी इंडिविजुअल ने अपने माइनर चाइल्ड को कोई भी हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की फॉर विदाउट कंसिडरेशन और इनएडुकेट कंसिडरेशन, लेकिन माइनर मैरिड डॉटर को छोड़ के, बालिका वधु को छोड़ के, माइनर मैरिड डॉटर को छोड़ के किसी भी माइनर चाइल्ड को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, तो उस केस में जो ट्रांसफरर है वो उसके लिए डीम्ड ओनर माना जाएगा। अब एक और चीज समझना, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है उसमें क्या होता है, जो प्रॉपर्टी है उसके रजिस्टर्ड ओनर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, लेकिन जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो शेयर होल्डर रहता है वो शेयर होल्डर उसका क्या माना जाएगा, डीम्ड ओनर। और इम्पार्शिएबल स्टेट के केस में, इम्पार्शिएबल स्टेट के केस में मतलब इसका मतलब क्या होता है, कोई प्रॉपर्टी ऐसा जिसका पार्टीशन इज नॉट पॉसिबल एज पर लॉ, लॉ के हिसाब से उसका पार्टीशन पॉसिबल नहीं, तो भी आप पार्टीशन कर लेते हो, तो उस केस में जो मेन होल्डर रहता है ना, जो मेन होल्डर था उस इम्पार्शिएबल स्टेट का, वही उसका पूरे प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनर है, वो माना जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और इसमें क्वेश्चन या एक और पॉइंट आता है कि 12 ईयर्स से ज्यादा के लिए आप लीज पे लेते हो करके, ठीक है, जिसमें जैसे जैसे 99 ईयर्स की वगैरह जो लीज होती है उस केस में आप जो है वो डीम्ड ओनर माने जाओगे। तो जैसे गवर्नमेंट को अपने को पता है डीडीए में फ्लैट मिलते हैं या महाडा में मुंबई में फ्लैट मिलते हैं, वो 99 ईयर्स की लीज के लिए मिलते हैं, तो उसमें भी आप डीम्ड ओनर माने जाते हो। अब एक चीज समझना, इस बार वो अमेंडमेंट हुआ उसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, मैं ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुका हूं कि आप 2 एसओपी का बेनिफिट ले सकते हो। आप 2 एसओपी जो है वो एग्जेम्प्ट होगी, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन एसओपी का मतलब क्या होता है, आप खुद या तो ऑक्यूपाइड करते हो या फिर आप किसी और प्लेस पे बिजनेस प्रोफेशन या काम करते हो, एम्प्लॉयमेंट में हो किसी और प्लेस पे, और कोई प्रॉपर्टी खाली पड़ी है, और जहां पे आप बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट में हो उस जगह आपका कोई भी हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, तो उस केस में जो खाली पड़ा प्रॉपर्टी है उसको भी हम एसओपी मान लेंगे। तो एसओपी किसको बोलेंगे, या तो ओनर जो है वो खुद ऑक्यूपाई करता है रहने के लिए, दैट इज कॉल्ड एसओपी, या फिर मान लो आप क्या करते हो, बिजनेस प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट में किसी और जगह हो और वहां पे आपका प्रॉपर्टी नहीं है, तो जो आपका जो घर है वो तुम्हारा खाली पड़ा है, वो खाली पड़ा जो घर है वो भी तुम्हारा एसओपी माना जाएगा। जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल, मान लो राजस्थान में मेरा घर है जो खाली पड़ा है, मैं मुंबई में क्या करता हूं, बिजनेस प्रोफेशन करता हूं या एम्प्लॉयमेंट में हूं, और मुंबई में मेरा कोई घर नहीं है, मुंबई में मेरा कोई घर नहीं है, तो उस केस में जो राजस्थान में मेरा घर है वो एसओपी माना जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलो डन। सो यहां पे कंप्लीट हो जाता है आपका टॉपिक, दैट इज द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। गाइस इसको 1-2 बार अच्छे से रिवाइज करना, और कम से कम एग्जाम से पहले 7-8 बार रिवाइज करोगे, और रिवाइज करने के बाद जितने भी इसके क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस कर लोगे, आपसे ऑल क्वेश्चंस है वो हो जाएंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और बेटा अभी आपके लिए टाइम ज्यादा नहीं है, लग जाओ पूरा जिंदगी में, ठीक है, मतलब पूरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है, आप देने वाले हो इंटरमीडिएट का एग्जाम, तो अब आप उसमें लग जाओ और 100% अपना दे दो करके, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करो, थोड़ा इंस्टाग्राम है उसको थोड़ा दूर करो, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप सोशल मीडिया की जितनी भी वेबसाइट है उसको दूर रहो, सिर्फ यूट्यूब पे बीबी सर का जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जब भी नया लेक्चर मैं अपलोड करूंगा रिवीजन, आपको उसका नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड खुद का ख्याल रखा करो, अपना ध्यान रखा करो, और अच्छे से अच्छा खाया करो करके, ठीक है, बिकॉज कुछ भी मत खाया करो जिससे आपकी हेल्थ वगैरह खराब हो जाए, बिकॉज ये वाला टाइम है वो आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। एंड अपने को पास होना है फर्स्ट अटेम्प्ट में करके, ठीक है, बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट इज ऑलवेज अ गोल्डन अटेम्प्ट। एंड बेटा इस अटेम्प्ट में आपको पास होना है, ठीक है। चलो थैंक्स अ लॉट पीपल, आज के लिए इतना बहुत है।